दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज है 15 नवंबर 2023। हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ टुडे। विजन आईएएस के द्वारा ये न्यूज़ टुडे सेक्शन निकाला जाता है। विजन आईएएस के एप्लीकेशन पर जाकर के आप डेली की न्यूज़ का विश्लेषण पढ़ सकते हैं। पहली खबर है, नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन परियोजना का झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन पर आधारित आउटकम रिपोर्ट है। यानी कि ये जो 7E एक जो परियोजना है जिसका झारखंड, ओडिशा और एमपी में जो आउटकम मिला है उस आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। और इसमें है, स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए हमें सीखना होगा, इस तरह से नीति आयोग ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, ये 7E का फुल फॉर्म है। 7 योजना भी इसमें नीचे बताऊंगा मैं 2017 में जो नीति आयोग ने ही शुरू की थी। देखिए यहाँ पर एस का मतलब सस्टेनेबल, ए का मतलब एक्शन, तो SA यानी सस्टेनेबल एक्शन, TH का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल फिर किस में है, तो E लास्ट में जो दे रखा एजुकेशन में। तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो भारत और चीन में नामांकित छात्रों की संख्या समान होने के बावजूद भी भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में 5 गुना अधिक है। कई भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 60 से कम छात्र नामांकित हैं। यानी कि 60% से कम छात्र नामांकित हैं भारत में। और ये लगभग भारत की जो 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें ऐसा है। 60 से कम, 60 संख्या में 60 से कम छात्र हैं, उसके बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 2 से 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 5वीं और 8वीं के स्तर पर 2 से लगा करके 5 लाख तक अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, वो कार्यरत हैं। ये शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। झारखंड ने 4380 स्कूलों को आपस में विलय कर दिया है और ये झारखंड ने किया है। इससे शिक्षक और अवसंरचनाओं की आवश्यकता को कम करके 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस प्रकार संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा दूसरा है, शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए सुझाए गए क्षेत्र। राजनीतिक समर्थन के माध्यम से सब स्केल स्कूलों और कम संसाधन वाले स्कूलों की समस्या का समाधान करना चाहिए, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा, पदों के पुनर्गठन और भर्ती द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना चाहिए। कैडर के पुनर्गठन के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षण की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा योग्यता आधारित मूल्यांकन जैसे सुधारों के माध्यम से लर्निंग आउटकम जवाबदेही प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और छठा और अंतिम जो का क्षेत्र है वो है, प्रणाली में सुधार करने के लिए शिक्षा विभागों में गवर्नेंस को मजबूत करना चाहिए। अन्य प्रमुख सिफारिशें देखें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने कहा, छोटे स्कूलों और कम नामांकन वाले स्कूलों का निकटवर्ती स्कूलों में विलय कर देना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके प्रधानाचार्यों तथा जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना चाहिए। 7 परियोजना की बात करें तो इसे 2017 में नीति आयोग ने ही शुरू किया था। ये राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू किया गया सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये कार्यक्रम 7 की फुल फॉर्म है। 7 के फुल फॉर्म जैसा कि 7E की हैं, इन एजुकेशन काट दें तो ये बनेगा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। 7 परियोजना का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण की पहल करना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 3 भावी रोल मॉडल राज्यों की पहचान करके इसे विकसित करने का प्रयास किया गया है। 7E परियोजना की बात करें तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। दूसरा, शिक्षा विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और संधारणीय बनाना। दूसरी खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में ऐतिहासिक सूखे के बाद आई भयंकर बाढ़ को कई सदियों में एक बार होने वाली घटना कहा है। तो UN ने क्या कहा है कि सोमालिया में लंबा सूखा पड़ा, उसके बाद भयंकर यहाँ पर बाढ़ आई है और ऐसा बहुत कम बार हुआ है और ये इतिहास में होने वाली बहुत कम घटनाओं में से एक घटना ये है, ऐसा UN कहता है। भयंकर पहले सूखा पड़ा, ठीक है, सूखे के बाद में फिर बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई, ठीक है।
बात करते हैं तो मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओसीएचए यानी यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यूएनओसीएचए इसके अनुसार दो जलवायुवीय परिघटनाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण सोमालिया में भारी वर्षा की स्थिति और गंभीर हो गई हैं। ये दो परिघटनाएं हैं अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल को हम इंडियन नीनो भी कहते हैं। तो अल नीनो और इंडियन नीनो के साथ में मिलने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है कि जो बाढ़ की स्थिति है, वर्षा की स्थिति है, वो गंभीर हो गई है वहाँ पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर 4 देश यहाँ पर हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। 4 देश सीड कहते हैं इनको फुल फॉर्म में। हॉर्न अफ्रीका क्षेत्र में अल नीनो और धनात्मक आईओडी, अब तीनों समझेंगे। धनात्मक आईओडी क्या होता है, ऋणात्मक आईओडी क्या होता है, तटस्थ आईओडी क्या होता है। तो हॉर्न अफ्रीका क्षेत्र में अल नीनो और आईओडी जो है उसमें धनात्मक आईओडी, पॉजिटिव आईओडी जो है उसकी वजह से सामान्य से अधिक वर्षा एवं बाढ़ का कारण बनते हैं। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक जलवायुवीय परिघटना है। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह गर्म हो जाती हैं। अल नीनो किसे कहते हैं? ये अल नीनो एक जलवायु परिघटना है, जलवायु से जुड़ी घटना है। इस परिघटना में क्या होता है? मध्य प्रशांत सागर और उष्णकटिबंधीय प्रशांत सागर पूर्वी, ठीक है, मध्य और पूर्वी की बात हो रही है। तो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर जो है वो समुद्री सतह गर्म हो जाती हैं, इसकी वजह से ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आमतौर पर अल नीनो परिघटना जो है औसतन 2 से 7 साल में परिघटित होती हैं। हर 2 साल में भी हो सकती हैं और कभी कभार लंबा समय लेकर के 7 साल तक का समय भी ले सकती हैं ये घटना। इससे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून परिसंचरण कमजोर हो सकता है। इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें, आईओडी की बात करें तो इसे इंडियन नीनो भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, आईओडी पश्चिम हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर को कहते हैं। आईओडी क्या होती हैं? जैसे अपने एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाला एक अरब सागर वाला इलाका है, तो ये हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके जो हैं इनके बीच तापांतर जो है वो आईओडी का कारण बनता है। इसे द्विध्रुवी कहा जाता है। निम्नलिखित चरणों में ये होता है, जैसे कभी कभार धनात्मक चरण होता है, कभी ऋणात्मक चरण होता है, कभी तटस्थ चरण होता है। धनात्मक चरण को ही हम धनात्मक आईओडी कहते हैं और ये धनात्मक आईओडी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे देशों में सामान्य से अधिक वर्षा का कारण बनता है। धनात्मक चरण क्या होता है? जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो है सोमालिया के तट वाला इलाका जो है, जैसा कि सीड देश में सोमालिया शामिल है, ठीक है, तो ये सोमालिया जो है जहाँ पर अभी सूखे के बाद में बाढ़ की स्थिति बनी है, उसमें इसका रोल है, आईओडी का रोल है, ठीक है। और आईओडी में भी पॉजिटिव आईओडी का रोल है। पॉजिटिव आईओडी का रोल कैसे है? क्योंकि पॉजिटिव आईओडी कब बनता है? जब पश्चिमी भाग जो सोमालिया के तट वाला है वो पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म हो जाए। पश्चिमी भाग जब अधिक गर्म होगा तो वहाँ इससे वायु फिर ऊपर उठेगी और वायु जब ऊपर उठेगी तो वहाँ से फिर पूर्वी जो हिंद महासागर है वहाँ से ठंडी वायु यहाँ आएगी। इस वजह से यहाँ ऊपर उठी हुई वायु यानी जो वाष्प भाप बन करके जो जल भाप ऊपर उठेगी, वो जब नीचे ठंडी वायु आती है तो उसकी वजह से वापस वो ठंडी होकर के बरसात के रूप में लौटने लगती हैं। और ये घटना ही यहाँ पर भयंकर बरसात के कारण के रूप में सामने आती हैं, ठीक है। तो धनात्मक चरण में पश्चिमी भाग ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऋणात्मक चरण इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पश्चिमी भाग ठंडा हो जाए और पूर्वी भाग ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर के ठंडा होने और पूर्वी हिंद महासागर के गर्म होने को ऋणात्मक आईओडी की स्थिति कहते हैं। और तटस्थ का मतलब क्या है? सामान्य के करीब है दोनों तापमान, इस स्थिति को हम तटस्थ कहते हैं। अब एक बार समझ लीजिए इस यूएनओसीएचए के बारे में, यानी कि मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। मानव मामलों के लिए समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, यूएनओसीएचए के बारे में जाने तो ये आपात स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानवतावादियों को एक साथ लाने का कार्य करता है और यूनाइटेड नेशंस का ही ये कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल को समझाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल में ये धनात्मक चरण को दिखाया गया है। देखिए, पश्चिमी भाग जो सोमालिया के तट वाला इलाका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तट वाला इलाका है, वो जब ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ से भाप बन करके पानी उड़ता है समुद्र का,
समुद्र का जब यहाँ से पानी उड़ता है तो पूर्वी जो ठंडा है वहाँ से ठंडी वायु जब लौट जाती है तो जो भाप बनकर के ऊपर उड़ा था वो फिर ठंडी वायु के कारण ठंडा होकर के वापस बरसने लगता है और वर्षा की बढ़ती संभावना यहाँ पर देखी जाती है। और जबकि जो पूर्वी इलाका है वहाँ पर वर्षा की घटती संभावना को देखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय प्रशांत में अल नीनो स्थिति दिखाता है। अल नीनो क्या होता है इसको आपको समझना चाहिए विस्तार से। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगली खबर है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका टाइटल है द क्लाइमेट चेंज्ड चाइल्ड अ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट। द क्लाइमेट चेंज्ड चाइल्ड अ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हेल्थ सप्लीमेंट। ये रिपोर्ट यूनिसेफ UNICEF के चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI के घटकों पर आधारित है। ये घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से CCRI के घटक हैं? चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या है उसमें? तो जल की कमी ये रिस्क है। इसके अलावा जल सुभेद्यता ये भी एक फैक्टर इसमें है। तो वाटर स्कैरसिटी जल की कमी जो है ये जल की भौगोलिक उपलब्धता का संकेतक दिखाता है, जल की कमी। इसके अलावा जल सुभेद्यता की बात करें तो जल वल्नरेबिलिटी ये घटक जल की कमी के साथ साथ पेयजल सेवाओं तक पहुंच के अभाव को भी प्रकट करता है। भौगोलिक उपलब्धता का संकेत जल की कमी हो गया, वाटर स्कैरसिटी हो गया, और वाटर वल्नरेबिलिटी जो है ना वो पहुंच को भी दिखाता है कि इसमें भी कमी है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें। विश्व के लगभग 1 बिलियन बच्चे गंभीर या अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। भारत, नाइजर, इरिट्रिया, यमन और बुर्किना फासो में ऐसे बच्चों की सर्वाधिक संख्या है जो गंभीर या अत्यधिक गंभीर जल सुभेद्यता या वाटर वल्नरेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से कम आय वाले समुदायों के बच्चों में जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक प्रभावों की चपेट में आने की अधिक आशंका है। जलवायु परिवर्तन पर बच्चों का प्रभाव समझें उससे पहले हमें समझना चाहिए यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था इसको 1946 में। 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी हिस्सा बन गया था। मिशन की बात करें तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, ये सब इसके मिशन हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो भारत सहित 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है यूनिसेफ एक शासी निकाय है। 36 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। इसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद करवाती है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद करवाती है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे हम UNESC कह देते हैं इस परिषद को। ये इसका जो है चुनाव करवाती हैं यूनिसेफ का, और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए यूनिसेफ में होता है। और मुख्य रिपोर्ट की बात करें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट जारी करती हैं। अब जलवायु परिवर्तन पर बच्चों का प्रभाव देखें, क्षमा कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव देखें। बचपन में होने वाली जानलेवा बीमारियां जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से फैल रही हैं। शिशु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कम सक्षम होते हैं। शिशु जो होते हैं वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कम सक्षम होते हैं। इस कारण लू के चपेट में आने के खतरा बढ़ जाता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों के वायु प्रदूषण से प्रभावित होने की अधिक आशंका रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की विफलता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। इससे पर्याप्त पोषण न उपलब्ध होने के कारण बाल कुपोषण की बढ़ोतरी होती है। आपदाओं के बार बार आने की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 40 मिलियन बच्चों की शिक्षा बाधित होती हैं। हर साल 40 मिलियन बच्चे आपदाओं के कारण। ठीक है, और बार बार आने में प्रवृत्ति में जो है लगातार वृद्धि हो रही है, इसके कारण ये हो रहा है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखें यूनिसेफ ने क्या कहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि जो ये COP28 होने वाला है किए जाने चाहिए, उसमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए। COP28 में किए जाने वाले निर्णयों में बच्चों से जुड़ी चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही इस विषय पर विशेषज्ञों के मध्य संवाद आयोजित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये जो होगी
उसमें ये बात की गई है, पक्षकारों के सम्मेलन की बात की गई है। इसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक में बच्चों और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी के मुद्दे को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य में बच्चों और जलवायु लोचशीलता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड को बच्चों के हितों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अगला देखें तो भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में अधिकाधिक महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को शामिल करने पर विचार किया जा गया है। अगली खबर है ये, भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में अधिकाधिक महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को शामिल करने पर विचार किया गया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैंकों द्वारा नियुक्त रिटेल एजेंट्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैंकों द्वारा नियुक्त रिटेलर होते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं ये बैंकों द्वारा नियुक्त रिटेल एजेंट्स होते हैं। उन्हें बैंक शाखा एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। साथ ही वे देश के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अधिकाधिक महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए बैंक सखी मॉडल, आरबीआई ने वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए 2006 में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स मॉडल लॉन्च किया था। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स मॉडल के तहत कार्य देखें, कम मूल्य के ऋण का वितरण और वसूली, कम मूल्य के विप्रेषण, रेमिटेंसेज की प्राप्ति एवं वितरण, ये इसके तहत कार्य है। इसके अलावा देखें, कम मूल्य के ऋण का वितरण एवं वसूली, ये इसका कार्य है। इसके अलावा कम मूल्य के विप्रेषण के प्राप्ति और वितरण भी, ये भी इसका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का कार्य है। इसके अलावा सूक्ष्म बीमा, पेंशन इत्यादि जैसे उत्पादों की बिक्री करना भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का कार्य है। यह इस मॉडल के तहत ये कार्य है। देखें, रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए मुख्य विचार पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, वर्तमान बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कार्यबल में महिला एजेंट्स की संख्या 10 से भी कम है, इसे 30% तक बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक बाधाओं के कारण महिलाओं के लिए नौकरी के विकल्प सीमित हो जाते हैं। महिला एजेंट्स में कदाचार की संभावना बहुत कम होती है, साथ ही वे कार्य के प्रति अधिक समर्पित भी होती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से महिला उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। महिला ग्राहकों को महिला एजेंट से संपर्क करना आसान, भरोसेमंद होता है, साथ ही ये गोपनीयता बनाए रखने में भी सहज लगता है। ठीक है, तो एक तो संपर्क करना आसान होता है, भरोसेमंद होता है महिला ग्राहकों को महिला एजेंट्स से, साथ ही ये गोपनीयता बनाए रखने में भी सहज लगता है। इसके अलावा महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का महत्व देखें तो महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स वित्तीय समावेशन के लिए एक रोल मॉडल की तरह कार्य करती हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के समक्ष चुनौतियां भी हैं। कुछ चुनौतियों में डिजिटल साक्षरता की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, कम व अनियमित आय, सीमित आवागमन और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी इसमें सम्मिलित हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। आज की अगली खबर है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य वित्त की स्थिति 2023-24 इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य वित्त की स्थिति 2023-24 इस नाम से, इस टाइटल से, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो क्या क्या कहा जा रहा है कि राज्य वित्त की स्थिति क्या है 2023-24 में। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, राजस्व घाटा, जीएसटी का प्रभाव, सब्सिडी पर व्यय, इन सब बिंदुओं पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में पहला बिंदु है राजस्व प्राप्तियों की स्थिति। राज्यों की राजस्व प्राप्तियां फिर से महामारी पूर्व स्तर पर आ गई हैं, कोविड-19 के पहले की स्थिति पर आ गई हैं। दूसरी, इसमें राजस्व घाटे के बारे में कहा गया है कि केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने के बावजूद भी कई राज्यों में राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी का प्रभाव देखें तो सकल घरेलू राज्य उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में राज्य एवं वस्तु एवं सेवा कर तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह जीएसटी पूर्व स्तर से नीचे बना हुआ है। जून 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया गया था। इसका कुछ राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जून 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाने वाला अनुदान बंद करने से ऐसा हुआ है। इसके अलावा सब्सिडी पर व्यय देखें तो पिछले कई वर्षों में राज्यों ने अपने राजस्व का 8 से 9% सब्सिडियों
मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी के लिए आवंटित किया है। कुछ राज्यों में डिमेरिट गुड्स के लिए सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, डिमेरिट गुड्स के लिए, ठीक है। डिमेरिट गुड्स यानी शराब, तंबाकू इत्यादि के लिए सब्सिडी जो है इनमें वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में शराब को लेकर के, तंबाकू को लेकर के सब्सिडी दी जा रही है। विद्युत वितरण कंपनियां देखें तो डिस्कॉम्स 2021-2022 में राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स ने वित्तीय घाटे में कमी की थी, वित्तीय घाटा कम किया था, लेकिन कई डिस्कॉम्स पर अभी भी बहुत अधिक कर्ज है, विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं, ठीक है। राज्यों द्वारा पूंजीगत परिव्यय, राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय उच्च स्तर का है और राजस्व घाटा लगातार बना हुआ है, इससे पूंजीगत व्यय जो है परिव्यय वो बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्यों की ऑफ बजट उधारियों में कमी, ऑफ बजट उधारियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जुटाई जाती हैं, लेकिन ऐसे ऋणों का ब्याज और मूलधन सरकारी बजट से चुकाया जाता है। जीएसटी प्रतिपूर्ति के बारे में जानें तो जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व का नुकसान होने लगा था, ठीक है। तो राजस्व का नुकसान होने लगा था। राज्यों को इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लगाने हेतु जीएसटी राज्यों की प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 लागू किया गया था। यह प्रतिपूर्ति लगातार 5 साल तक प्रदान की जानी थी। इसे जून 2022 में समाप्त किया जाना था। हालांकि 2020 से 2021 और 2021-2022 में ली गई उधारियों को चुकाने के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि अतिरिक्त 4 वर्षों मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो उधारियों को चुकाने के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि जो है अतिरिक्त 4 वर्षों के लिए 2022 से 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने, यूएनएफसीसीसी सचिवालय यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएनएफसीसीसी जो है फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस का है। सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर संश्लेषण रिपोर्ट 2023 जारी की है यूएनएफसीसीसी ने। एक बार थोड़ा सा यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर संश्लेषण रिपोर्ट 2023 पर फिर से नजर डाल लेते हैं। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के 195 पक्षकारों के एनडीसी का विश्लेषण है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदानों का विश्लेषण है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है। विश्व पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों में। नवीनतम एनडीसी जो हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लागू होने के बावजूद भी 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, बढ़ोतरी होगी। आईपीसीसी की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक के उत्सर्जन में 45% की कटौती करने की आवश्यकता है। देशज लोग और स्थानीय मुद्रा के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देशज लोग, स्थानीय समुदाय, 40% पक्षकारों ने एनडीसी के अनुकूलन एडेप्टेशन संबंधी घटकों में स्थानीय समुदायों की भूमिका और देशज लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया है। इसमें निम्नलिखित सामान्य देशज लोगों का विशिष्ट सुभेद्यता का समाधान करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े प्रयासों में बढ़ोतरी के लिए देशज ज्ञान के उपयोग के महत्व पर बल देना, लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण, पक्षकार अपनी जलवायु संबंधी कार्रवाई की महत्वाकांक्षा और प्रभावशीलता में वृद्धि के साधन के रूप में लैंगिक समेकन का उपयोग कर रहे हैं। सिफारिश देखें 2030 से पहले एमिशन उत्सर्जन पीक हासिल करने के लिए आवश्यक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि की जरूरत। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जाना, बाजार आधारित तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। एमिशन पीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की ऐसी अवस्था है जिसके बाद उत्सर्जन एक चरम सीमा पर पहुंचकर बढ़ना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। यूएनएफसीसीसी सचिवालय यूएन क्लाइमेट चेंज को जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है। यूएन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। तो यूएन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 को अपनाया गया था, 1992 को अपनाया गया था
और ये पेरिस समझौते की मूल संधि है। पेरिस समझौता और एनडीसी। पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। 2015 में सभी 196 पक्षकारों ने अपनाया था। 2015 में 196 पक्षकारों ने इस संधि को अपनाया था। इसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे बनाए रखना। ठीक है, तो जो तापमान वृद्धि है वैश्विक औसत तापमान की, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना, मतलब वो वृद्धि केवल 2 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, इससे ज़्यादा होने नहीं देना है। ये है पेरिस समझौता। इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। एनडीसी वस्तुतः पेरिस समझौते के तहत सभी देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई गई राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताएं हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल रहना है। उत्सर्जन कटौती की बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ एनडीसी को प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों में पहली है पिकोसिस्टिस सेलिनारम। पिकोसिस्टिस सेलिनारम क्या है, क्यों सुर्खियों में है? एक शोधकर्ता ने पिकोसिस्टिस सेलिनारम एक हरित शैवाल है, उसकी अत्यधिक गर्म वातावरण में जीवित रहने की क्षमता का पता लगाया है। ये शैवाल अत्यधिक लवणीय सांभर राजस्थान में पाया जाता है। सांभर झील राजस्थान में ये पिकोसिस्टिस सेलिनारम हरित शैवाल है और अत्यधिक विकट स्थिति में भी जीवित रहने की इसकी क्षमता खोजी गई है। राजस्थान में एक झील है सांभर झील, अत्यधिक खारी झील है, इसमें इसकी उपस्थिति पाई गई है। इसे भारत में पहली बार सांभर झील में ही देखा गया था। भारत में पहली बार सांभर झील में ही देखा गया था। पिकोसिस्टिस सेलिनारम एक एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति है। एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति है, इसका अर्थ चरम वातावरण में रहने वाला जीव है। एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति का मतलब हुआ चरम अवस्था में भी जीवित रहने की क्षमता। ये अत्यधिक खारे, क्षारीय, हाइपर ऑस्मोटिक स्थितियों के प्रति शारीरिक अनुकूलन विकसित कर जीवित रहता है। महत्व की बात करें, इस प्रजाति की क्षमता का अध्ययन करने से सूक्ष्म जैव उत्पाद बनाने और पौधों में खारेपन को सहन करने जैसे गुण विकसित करने के लिए अनुसंधान में मदद मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हमारी है साइरेटोडैक्टाइल्स वेरेंटेंसिस। तो साइरेटोडैक्टाइल्स वेरेंटेंसिस। तो ये साइरेटोडैक्टाइल्स वेरेंटेंसिस ये क्या है? ये गेको की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज मिजोरम के वेरेंटे शहर में की गई है, इसलिए इसको वेरेंटेसिस कहा जा रहा है, वेरेंटेंसिस। ठीक है, मिजोरम में एक शहर है वेरेंटेंसिस। वेरेंटे शहर में ये इसको खोजने के कारण इसको वेरेंटेंसिस कहा जा रहा है। इस कारण इसका नाम वेरेंटे शहर के नाम पर रखा गया है। और साइरेटोडैक्टाइल्स इसका नाम है। साइरेटोडैक्टाइल्स वेरेंटेंसिस मिजोरम में वेरेंटे में खोजा गया है। बोलचाल वाला इसको कहते हैं वेरेंटे बेट टोइडा गेको। ठीक है, बोलचाल वाली भाषा में इसको क्या कहा जाता है? वेरेंटे बेट टोइड गेको। इसकी अनूठी विशेषता जगनास्थिक यानी फेमोरल छिद्रों पोर्स की संख्या है इसमें पाई जाती है। ठीक है, नर गेको में इन छिद्रों की संख्या 9 से 11 और मादा छिद्रों में 5 से 9 तक इनके छिद्रों की संख्या पाई गई है। नर में 9 से 11 और मादा में 5 से 9। इनकी अनूठी विशेषता जगनास्थिक छिद्रों की संख्या अधिक पाई गई है। ठीक है, छिपकलियों में जगनास्थिक छिद्र जिसको हम फेमोरल पोर्स कहते हैं पिछले पैरों के नीचे मौजूद होते हैं। पिछले पैरों के नीचे मौजूद छिद्र हैं जो लिपिड और प्रोटीन के मिश्रण का स्राव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मेटिंग के लिए और अपने प्रभाव क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए ऐसा इसका स्राव करते हैं। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो वह है पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। क्या है MLAT? इसको समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
पारस्परिक कानूनी संधि क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के संबंध में MLAT यानी पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी म्यूचुअल लीगल एसोसिएशन ट्रीटी के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से सबूत सौंपने का आग्रह किया है। MLAT एक द्विपक्षीय संधि या समझौता है। यह एक तंत्र है जिसके द्वारा समझौते में शामिल देश सिविल व दांडिक अपराधों की रोकथाम में औपचारिक सहायता प्रदान करने एवं प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दांडिक मामले क्या होते हैं और सिविल एवं व्यावसायिक मामले क्या होते हैं? देखिए, दांडिक मामले, इसके तहत अपराध की रोकथाम, जांच एवं अभियोजन के लिए सहायता मांगी जाती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। ठीक है। सिविल और व्यावसायिक मामले के अंतर्गत समन सहित सभी प्रकार की न्यायिक प्रक्रियाओं के स्तर पर मांगी जाती हैं। इसके लिए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। तो नोडल मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय तो दांडिक मामलों में है। ठीक। केंद्रीय विधि मंत्रालय, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय जो है सिविल और व्यावसायिक मामलों में नोडल मंत्रालय हैं। तो इस प्रकार इनके बारे में समझा। अगली खबर की बात करें तो वो है अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। क्या है अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम? ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण विश्व से 6 भारतीय रेस्तरां को अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम को विदेशों में उन रेस्तरां को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है जो भारतीय पाक और व्यंजन परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। इस अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम, इस पहल की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने की है। ठीक है। सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात की जा रही है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम ICCR के बारे में जाने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना ICCR के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी और प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है पुरस्कार अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। ये विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े नीति निर्माण में भाग लेती हैं। बात करें अगली खबर की तो वो है NOTTO नोटो। नोटो क्या है? ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, तो यह है नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नोटो द्वारा जारी देश के डेटा के अनुसार 1995 से लेकर के 2021 के बीच में भारत में अंग प्रत्यारोपण के तहत अंग प्राप्त करने वालों में 80% पुरुष थे। ठीक है, 80% पुरुष। नोटो की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। यह अंगों और ऊतकों की खरीद एवं वितरण में समन्वय व नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नोटो की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो नोटो है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसकी स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। और नोटो जो है, जिसको हम नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन तो ये अंगों और ऊतकों के खरीद एवं वितरण के समन्वय में नेटवर्किंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये देश में अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण से रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 में निम्नलिखित 2 डिवीजन स्थापित किए गए हैं। नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, नेशनल बायो मटेरियल्स सेंटर, नेशनल टिश्यू बैंक भी कहते हैं इसको हम। तो ये खबर थी नोटो की। इसके हिसाब से 80% पुरुष अंग प्रत्यारोपण में शामिल हैं। और मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन विधेयक 2011 जो है उस समय लागू हुआ था और उसके अंतर्गत 2 डिवीजन स्थापित किए गए हैं। एक तो नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, दूसरा
नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर, जिसको नेशनल टिश्यू बैंक भी कहते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है गोल्डन पासपोर्ट। क्या है गोल्डन पासपोर्ट, इस पर नज़र डालते हैं। कुछ भारतीय व्यवसायों को गोल्डन पासपोर्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह कुछ देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष प्रकार की सुविधा है। इसके तहत विदेशी नागरिक पासपोर्ट प्रदाता देश में महत्वपूर्ण निवेश करने के बदले उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाभ की बात करें तो व्यवसाय करने में सुविधा प्राप्त होती है, बिना वीज़ा के यात्रा की सुविधा मिलती है, कर संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं, बाजार में पहुंच की सुविधा मिलती है, कई बार सुविधा का मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी आदि के उपयोग किए जाने की सूचना मिलती है। अगली खबर की बात करें तो वह है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो भारतीय बीमा विनियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI कहते हैं, NHCH यानी कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के संचालन के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX के लिए सहयोग कर रहे हैं दो जने, और वो कर रहे हैं एक तो NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और एक कर रहे हैं IRDAI, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे लाभ क्या होगा, इससे हेल्थ क्लेम जो हैं उसकी बाधा रहित पारस्परिक प्रोसेसिंग सुनिश्चित हो सकेगी। हेल्थ क्लेम NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, इसके बारे में जाने तो ये NHA द्वारा विकसित एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका उद्देश्य क्या है, रिसीवेबल साइकिल्स की संख्या को कम करना और कैशलेस क्लेम की स्वीकृति बढ़ाना। रिसीवेबल साइकिल्स तब शुरू होता है जब कोई सेवा उत्पाद वितरित कर दिया जाता है लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया हो। ये तब तक पूरा होता है जब इनवॉइस का निपटान हो जाता है और पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है। क्लेम प्रक्रिया को मानकीकृत करना, बीमा क्षेत्र में नवाचार को सुगम बनाना। सूर्य मंगल की युति, देखिए मार्स सोलर कंजंक्शन क्या है, ये खबर क्यों सुर्खियों में है। सूर्य और मंगल की युति, सूर्य और मंगल ग्रह की युति ने मंगल ग्रह पर नासा के रोबोटिक प्रोब के संचालन को प्रभावित किया है। सूर्य मंगल की युति ने यानी कि सोलर मार्स कंजंक्शन ने नासा के रोबोटिक प्रोब के संचालन, मंगल ग्रह पर जो नासा का रोबोटिक प्रोब है उसके संचालन को प्रभावित किया है। इस परिघटना के दौरान सूर्य जो है पृथ्वी और मंगल के बीच में आ जाता है। सूर्य पृथ्वी और मंगल के बीच में, जैसे पृथ्वी एक तरफ रह जाए सूर्य के और मंगल सूर्य के दूसरी तरफ रह जाए, तो इस वजह से सूर्य जो है बीच में आ जाता है और इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य मंगल युति। और इसकी वजह से जो है रोबोटिक प्रोब तो संचालित होना ही, क्योंकि सूर्य को क्रॉस करके किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकती। ये परिघटना इस साल 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच घटित हो रही हैं। 11 नवंबर से 25 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ये घटित हुई घटना। यह परिघटना प्रत्येक 2 साल में एक बार घटित होती हैं, हर 2 साल में एक बार। प्रभाव सौर युति के चलते सूर्य के कोरोना से आयनित गैस का उत्सर्जन हो सकता है। इसकी वजह से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे अंतरिक्ष यानों के संचार स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाले रेडियो सिग्नल में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। तो सुर्खियों में स्थल है टुवालू। टुवालू एक द्वीप है और इसकी राजधानी है फुनाफुटी। फुनाफुटी ये कहाँ है, टुवालू पैसिफिक ओशियन में है ये, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट में पड़ेगा टुवालू। और इससे आसपास के देश में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम इन पर थोड़ी सी पहले चर्चा कर चुके हैं।
देखिए, हमने बात की थी पहले जब हमने भारत और प्रशांत द्वीपीय देश जो हैं, जैसे ये प्रशांत द्वीपीय देश आप जैसे देख पा रहे हैं, किरिबाती, तुवालू और सोलोमन आइसलैंड है, वनुआतू है, फिजी है, टोंगा है, और इसके अलावा समोआ है, समोआ। तो ये सारे देश हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि हाल ही में द्वीप समूह देश जो हैं उनके मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है। इनको 3 बड़े बड़े पोर्शन होते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। इनके 14 देशों के संग भारत के 2014 में गठित फिपिक यानी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन, इसके तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था मई में। ठीक है, इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में किया गया था। तो ये पापुआ न्यू गिनी जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और इसमें इसका ये शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। इनकी बात करें तो ये मेलानेशिया के अंतर्गत एक तो फिजी, एक वनुआतू, एक सोलोमन द्वीप, एक पापुआ न्यू गिनी और इसके अलावा पोलिनेशिया के अंतर्गत तुवालू, टोंगा, इसके अलावा समोआ, इसके अलावा किरिबाती और कुक द्वीप आते हैं। तो ये जो तुवालू है, तुवालू ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 14 देश ये कुल है प्रशांत द्वीपीय देशों में। इनके साथ में फिपिक नाम से फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन 2014 से ये जो गठित हैं फिपिक, उसकी तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हुआ और पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी में, उसी में हुआ था। ये मई महीने में हुआ था। और अब ये तुवालू जो है सुर्खियों में है। क्यों है सुर्खियों में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। ऑस्ट्रेलिया के तुवालू या तुवालू के साथ एक समझौता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के तुवालू के साथ। ठीक है, इसके तहत जलवायु परिवर्तन से विस्थापित तुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवास की सुविधा दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के साथ एक समझौता किया है और इसके तहत जलवायु परिवर्तन से विस्थापित तुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवास की सुविधा दी जाएगी। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये देश 9 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। तुवालू जो है 9 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, ये भू आबद्ध देश नहीं है। सीमावर्ती राष्ट्र की बात करें तो किरिबाती और इसके अलावा नाउस है, सोलोमन द्वीप है, वानुआतू है, वानुआतू के अलावा टोकेलो है, फिजी है, समोआ है, वालिस है, फ्यूचूना है, टोंगा है। ये इसके सीमावर्ती देश हैं। सीमावर्ती जल निकाय की बात करें तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर जो है तो प्रशांत महासागर में ही, उसमें दक्षिणी में है और दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। हवाई द्वीप जो है इसके इस तरफ रह जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी तरह से डूब जाने वाला पहला देश होगा ये। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी तरह से डूब जाने वाला पहला देश होगा तुवालू। ठीक है, भौगोलिक विशेषता की बात करें तो इस द्वीप समूह का निर्माण मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। इस द्वीप समूह में एटोल और रीफ दोनों प्रकार के द्वीप शामिल हैं। सबसे बड़ा एटोल जो है वो है फुनाफुटी, जो इसकी राजधानी भी है। तो एक तो इसमें एटोल भी है और रीफ भी हैं, दोनों प्रकार के द्वीप समूह शामिल हैं। एटोल और रीफ जो होते हैं क्या होते हैं आपको समझना चाहिए। इस प्रकार हमने आज की खबर पढ़ी और समाप्त करी। धन्यवाद।